तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है रिपीट ब्रीडिंग और सिस्टिक ओवरी। अच्छा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हम्म। देखो, रिपीट ब्रीडिंग कहेंगे किसे? रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, ब्रीडिंग से मतलब है कि हम उसको क्या करा रहे हैं, उसका क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो वो बार बार जो क्रॉसिंग है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें कि कोई मादा पशु है। ठीक है, और वह किसमें है, सामान्य मध चक्र में है। तो उसका मध चक्र कैसा है, सामान्य है। सामान्य मध चक्र में है। इसका मतलब यह है कि उसका जो ईस्टस साइकिल है वह कैसा है, सामान्य रूप से चल रहा है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है या किसी प्रकार की इरेगुलरिटी या अनियमितता नहीं है। ठीक है, मादा पशु है जिसका जो मध चक्र है वो कैसा है, सामान्य है। ठीक, तो ऐसी मादा पशु जिसका मध चक्र सामान्य है उसको, ठीक है, एक अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी गुणवत्ता के जनन क्षम, ठीक है, यानी जिसमें क्या है, जननता की जनन की क्षमता अच्छी है, यानी अच्छी गुणवत्ता के जनन क्षम नर पशु से, नर पशु से 2 से अधिक बार समागम कराने के बाद भी, कराने के बाद भी मादा गर्भित नहीं होती है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कि एक मादा पशु है, ठीक है, जिसका जो मध चक्र है, इसका साइकिल है वो कैसा है, सामान्य, किसी भी प्रकार की वहां पर अनियमितता नहीं है। तो सामान्य मध्य चक्र वाली मादा को एक अच्छी गुणवत्ता के जो नर पशु है उससे 2 से अधिक बार हम क्या कर रहे हैं, समागम हमने करा दिया है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कराने के बाद, और यहाँ पर क्या हो सकता है, या AI, यानी कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान भी करा सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद भी जो मादा है वह गर्भित नहीं हो रही, यानी वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, गर्भित नहीं हो रही है और बार बार हीट में आ रही है। हम उसको फिर ऐसा हम कब कितना बार कर चुके हैं, 2 से अधिक बार कर सकें, 2 बार कर दिया, यानी 3 बार तो हमने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वह गाय क्या है, गर्भित नहीं हुई है। तो जो यह प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिपीट ब्रीडिंग बोल देते हैं। और ऐसी मादा को, मादा को क्या बोलते हैं, रिपीट ब्रीडर बोलते हैं, रिपीट ब्रीडर कहते हैं। यानी वो ब्रीडिंग के लिए क्या हो रही है, समागम के लिए क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, गर्भित नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब इसके जो कारण हैं, कारण बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि भाई हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मादा का मध्य चक्र सामान्य है, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और जो हमने नर है उसको भी अच्छा लिया है, अच्छी गुणवत्ता का लिया है, लेकिन फिर भी समस्या कहाँ आ रही है। तो समस्या के लिए देखो बात करते हैं इसके कारणों की। आइए, सामान्य मध्य चक्र में मादा को अच्छी, एक मिनट, अच्छी जनन क्षमता वाले,
सांड से 2 से अधिक बार सहवास या एआई कराने के बाद भी जो मादा है वह गर्भित नहीं होती है, तो उस मादा को हम क्या बोल देते हैं? रिपीट ब्रीडर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कारण की बात करें, तो कारण क्या हो सकता है कि जो मादा है उसमें अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या ये कहें कि जो अंडोत्सर्ग है वह समय से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक मिनट होल्ड। तो यानी जो अंडोत्सर्ग है उसमें देरी हो रही है। चलिए, दूसरा है, देखो कैसे हो रही, ये किस तरह से प्रभावित करेगा कि हमें ये पता है कि भाई ओवरी है, ओवरी से किसका कौन बाहर निकलता है? अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, ये ओवा हो गया, अंडा हो गया, और ये क्या हो गई? ओवरी। और यहां से क्या है कि जो स्पर्म है, ये मान लो अंडवाहिनी के थ्रू आता है, तो यहां पर क्या है कि मान लो स्पर्म जा रहे हैं ये। ठीक है, स्पर्म तो पहुंच गए लेकिन अंडा नहीं आया, तो क्या होगा? स्पर्म नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं, तो जब अंडा नहीं आएगा या अंडोत्सर्ग में देरी हो जाएगी, तो जो अंडे हैं चाहे वो कितनी भी अच्छी जनन क्षमता का अपना सांड है, तो वो जो निषेचित किसको करेंगे? ठीक है, तो ये कारण हो सकता है। अंडे के आकार में विकृति हो सकती है, यानी ओवुलेशन तो हो रहा है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अंडे का आकार तो विकृत हो सकता है। निषेचन का नहीं होना, तो वो किसकी वजह से है कि या तो अंडा देरी से आ रहा है, या फिर अंडोत्सर्ग में देरी हो रही है, या फिर जो स्पर्म है वो जल्दी पहुंच गए या लेट पहुंचते हैं। अगला कारण है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, निषेचन भी हो गया, लेकिन किन्हीं आनुवांशिक कारणों की वजह से, घातक कारणों की, कुछ घातक जीनों की वजह से, या वातावरणीय किन्हीं परिस्थितियों की वजह से जो फीटस है, जो भ्रूण है, शुरुआती अवस्था में ही मर जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी, यानी जो कार्पस लूटियम बनी, तो या फिर वो जल्दी नष्ट हो गई, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई कि वो गर्भधारण जो भ्रूण है उसका उसको आरोपण करा सके, यानी प्रेगनेंसी को बनाया बनाए रख सके, तो उसकी वजह से भी क्या है कि ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, और जायगोट का स्थापित ना होना। तो ये सारे कारण किसकी वजह से होते हैं? जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होती है। और क्या है, देखिए, कुछ बीमारियां हैं, जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, और प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, इनकी वजह से भी क्या होता है कि जो रिपीट ब्लीडिंग की समस्या आती है। ठीक, अब देखो जीवाणुजनित में क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था ब्रूसेलोसिस था, है ना, लेप्टोस्पायरोसिस था, लीस्टेरियोसिस था, ट्राइकोमोनियसिस था, ये सब क्या करते हैं कि जो भ्रूण है उसकी डेथ करा देते हैं और अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पर आईबीआर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो भ्रूण है उसका अबॉर्शन करवा रहे थे, तो इसकी वजह से जो जानवर है बार बार हीट में आता है और रिपीट करता है। अब गर्भाशय कारणों में बात करें, तो गर्भाशय संबंधित बीमारियों में एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस, वेजाइनाइटिस। ठीक है, तो इनकी वजह से भी जो जानवर है वह गर्भधारण नहीं पाता है, और उसकी वजह से जो जानवर है बार बार रिपीट होता है। तो मेन चीज है यहाँ पर कि रिपीट ब्रीडर हम बोल किसे रहे हैं, या रिपीट ब्रीडिंग किसे कह रहे हैं? तो एक मादा है, ठीक है, जिसमें जो किस्म है सामान्य ईस्ट्रस साइकिल में चल रही है। ठीक, मध्य चक्र क्या है? सामान्य रूप से चल रहा है, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, और उसको हम एक अच्छी गुणवत्ता के सांड से क्या करा रहे हैं? समागम करा रहे हैं, और 2 से अधिक बार समागम हम करा चुके हैं, यानी 3 बार हम करा चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो गाय है या जो मादा है वो अभी तक गर्भित नहीं हुई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे
रिपीट ब्रीडर कहेंगे गाय को, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? सामान्यतः इलाज तो यही है कि भाई जो जितनी भी ये परिस्थिति बन रही है इनको दूर किया जाए। किसी भी प्रकार का जो मान लो गर्भाशय है तो वहां किसी प्रकार का शोथ ना हो, या ये जो समस्या है वो ना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये समस्याएं आ रही है यानी अंडोत्सर्ग समय पर हो। उसके लिए हमें ये देखना है कि एलएच हार्मोन है उसका जो उत्सर्जन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एलएच हार्मोन की कहीं कमी तो नहीं है। दूसरा कि जो यहाँ पर अंडा है यानी जो हम एआई करा रहे हैं तो एक बार की बजाय हम 2 बार कराएं, यानी जो शुक्राणु हैं कहीं वो पहले पहुंच रहे हो, अंडा बाद में निकल रहा हो। तो आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं कि एआई को या फिर जो समागम की प्रक्रिया है, उसको 2 बार कराने की सलाह दी जाती है कि भाई जैसे मान लो हीट में आया जानवर, ठीक, तो 12 घंटे बाद कराओ। ठीक है, और फिर अगले 12 घंटे बाद कराओ, जिसकी वजह से मान लो अंडा के निकलना कहीं आगे पीछे होता भी है तो अंडे का निषेचन हो जाए। ठीक है, तो इस श्योरिटी को करने के लिए 2 बार एआई या समागम कराने की सलाह दी जाती। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अपनी रिपीट ब्रीडिंग से संबंधित। ठीक, तो यहाँ पर केवल हमें परिभाषा पर मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जो मादा है वो कैसी है, सामान्य मध्य चक्र वाली है। ठीक है, मध्य चक्र में कैसा है, यानी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। और जो नर है वो भी कैसा है, सांड है वो भी कैसा, अच्छी जनन क्षमता का है। और यहाँ पर जो करा रहे हैं कितना, 2 बार से अधिक हम करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मादा है वो गर्भित नहीं होती है। और जो मादा गर्भित नहीं होती है उसको तो बोलते हैं हम रिपीट ब्रीडर, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, आइए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला है सिस्टिक ओवरी। ठीक है, तो सिस्टिक ओवरी किसे कहेंगे इसके बारे में बात करते हैं। यानी जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसके ऊपर सिस्ट का पाया जाना ही क्या कहलाता है, सिस्टिक ओवरी कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि सिस्ट किस तरह की है। ठीक है, और किस तरह से जो उसका साइज वगैरह क्या है, कितने दिन तक रह रही है ना, तो इसके आधार पर आगे सिस्ट को बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर हम मेन परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे कि जब ओवरी पर एक या एक से अधिक, ठीक है, सिस्ट हो, और कैसी हैं वो सिस्ट, होंगी तो द्रव से भरी होंगी, क्योंकि हम सर्जरी में पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है। तो यहाँ एक या एक से अधिक द्रव से भरी हुई जो संरचनाएं हैं, और इनका जो व्यास है वो या तो 2.5 सेंटीमीटर हो या इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम की अनुपस्थिति में पाई जाती हैं। यानी जब सिस्टिक ओवरी की समस्या पाई जाएगी या ये अवस्था पाई जाएगी तो हमेशा वहां पर कार्पस ल्यूटियम क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। सिस्टिक ओवरी में कार्पस ल्यूटियम क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। ठीक है, पहली चीज ये निकल के आई अपनी कि ओवरी पर एक या एक से अधिक द्रव से भरी हुई संरचनाएं हैं जिनका व्यास कितना है, 2.5 सेंटीमीटर या अधिक है, और कार्पस लूजियम की अनुपस्थिति में ये पाई जाती हैं। अब समय की बात करें, ये ओवरी के ऊपर कितने दिन तक रहती हैं, 10 या अधिक दिन तक, अधिक दिन तक उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टिक ओवरी की अवस्था कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा कि जो ओवरी है, ठीक है, उसके ऊपर या तो एक हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन इनके अंदर क्या रहेगा, द्रव भरा हुआ रहेगा, द्रव से भरी हुई संरचनाएं रहेंगी, और इनका व्यास कितना रहेगा, 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर या इससे अधिक व्यास की ये रहेंगी। ठीक, और किसकी उपस्थिति में पाई जाएंगी, कार्पस ल्यूटियम की अनुपस्थिति में। और कितने समय तक रहेंगी, 10 दिन तक या उससे अधिक समय तक ये ओवरी के ऊपर पाई जाती है। अब इन सिस्टिक ओवरियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक होती है फॉलिक्यूलर सिस्ट और एक होती है ल्यूटियल सिस्ट। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसे। देखो,
फॉलिक्यूलर सिस्ट, और दूसरी होती है ल्यूटियल सिस्ट। देखिए, समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो, हमने जब ओवुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो अंडे के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने बात ईस्टर साइकिल में हम पढ़ रहे थे कि जो अंडा है वो किससे डेवलप हो रहा था, यानी वहां पर जो ईस्टर साइकिल की दो अवस्थाएं थी। एक अवस्था थी फॉलिक्यूलर फेज, और दूसरी अवस्था थी ल्यूटियल फेज। ठीक है। तो फॉलिक्यूलर जो फेज में सिस्ट बनती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? फॉलिक्यूलर सिस्ट कहलाती है। और दूसरा है ल्यूटियल सिस्ट, यानी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कैसी होती है? थोड़ी कठोर होती है। ठीक है। तो कार्पस ल्यूटियम के जैसी, यानी उस फेज में जो सिस्ट बनेगी वो क्या कहलाएगी? ल्यूटियल सिस्ट कहलाएगी। देखो कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले फॉलिकुलर सिस्ट की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पतली भित्ति वाली होती है। चलो पहले इसको ऐसे करते हैं, इसको यानी कैसे रहेगी, देखो। फॉलिकुलर सिस्ट संख्या में एक या अधिक हो सकती है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये दोनों ओवरियों पर भी हो सकती है। दोनों ओवरी पर उपस्थित हो सकती है। ठीक है। जबकि ल्यूटियल सिस्ट जो है, ठीक है, एक ओवरी पर पाई जाएगी, एक ओवरी के ऊपर ही पाई जाती है। और दूसरा, ये संख्या में एक ही होती है। संख्या में कितनी रहेगी ये? एक ही बनेगी। ठीक। अब देखो ये बनती कैसे है। ये क्या, मान लो ओवरी, ठीक है। ओवरी पर जब कभी एक से अधिक अंडों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलएच हार्मोन की कमी की वजह से, यानी एक से अधिक अंडों का विकास हुआ और एलएच हार्मोन की क्या हो गई? कमी हो गई। एलएच हार्मोन की कमी है, और एफएसएच क्या है यहां पर? अधिक है। ठीक है। एफएसएच हार्मोन की अधिक मात्रा के कारण जो फॉलिकल्स हैं, अंडे हैं, अधिक संख्या में अंडों का विकास हो जाता है। ठीक है। लेकिन एलएच हार्मोन की कमी है, जिससे इनका क्या है? अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। तो ये ओवरी के ऊपर ही रह जाती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सिस्ट कहते हैं। यानी फॉलिकल्स के अंदर ही अंडा अभी उपस्थित है। ठीक और है। कलर चेंज कर कार्पस लो, ल्यूटियम दिख नहीं नहीं बनी रहा है, है। तो अभी क्या है? नहीं दिखाई दे रहा है सही? हम्म। तो जो अंडा है वो कहां पर है? फॉलिकल्स के अंदर ही है। तो ये जो सिस्ट हैं, कहां पर बनी रह गई? ये ओवरी पर ही बनी रह जाती है। सिस्ट के रूप में ये उपस्थित रह जाती है, और इनके अंदर क्या है? अंडा। ठीक है। तो अंडा बाहर नहीं आ पाता है, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? फॉलिकुलर सिस्ट कह देते हैं। इसका कारण क्या हुआ कि एफएसएच की अधिक मात्रा और एलएच हार्मोन की कम मात्रा के कारण। अब जो ये सिस्ट है, यहां पर इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जब बार बार स्रावित होता है, इसकी अधिक मात्रा रहती है, तो ये किसका कारण बनता है? ये बनता है मद काल का, या कहें कि इसकी वजह से मद के लक्षण प्रकट होते हैं। मद के
लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो गाय भैंस जो क्या है, लगातार मद में बनी रहती है, लगातार मद, और लगातार मद की अवस्था को क्या बोलते हैं हम, निम्फोमेनिया। ठीक है, तो ये तो हो गई ल्यूटियल सिस्ट के बारे में। ल्यूटियल सिस्ट में क्या हो रहा है कि एफएसएच की अधिक मात्रा के कारण, ठीक है, एक से अधिक अंडों का विकास प्रारंभ होता है, लेकिन एलएच हार्मोन की कमी की वजह से उन फॉलिकल से अंडे बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो सिस्ट के रूप में ओवरी पर रह जाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से समझे, देखो एक बार और। एफएसएच की अधिक मात्रा के कारण एक से अधिक अंडों का विकास होता है। ठीक है, दूसरा, एलएच हार्मोन की कमी, इसकी कमी है, तो इसकी कमी के कारण क्या है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है, ओवरी से अंडोत्सर्ग नहीं होता है। अब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो ये फॉलिकल, ठीक है, जो ये बने थे, जिन अंडों का विकास हुआ था, विकसित फॉलिकल, विकसित फॉलिकल सिस्ट के रूप में ओवरी पर रहते हैं, जिसे या जिन्हें फॉलिक्यूलर सिस्ट कहते हैं, फॉलिक्यूलर सिस्ट कहते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गई किसकी, फॉलिकुलर सिस्ट के बनने की। हम क्या बात कर रहे थे, ओवरी है, ठीक है, एफएसएच की मात्रा बढ़ी, तो एक से अधिक अंडों का क्या हुआ, विकास प्रारंभ हुआ। ठीक है, और एलएच की क्या हो गई, एलएच की कमी हो गई, एलएच की कमी से यहां से ये अंडे बाहर नहीं निकले, ये अंडे बाहर नहीं निकले, और किसके रूप में उपस्थित रह गए, ये फॉलिकुलर सिस्ट के रूप में ओवरी के ऊपर उपस्थित रह जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो बोल दिया हमने फॉलिक्यूलर सिस्ट। अब जब तक ये फॉलिक्यूलर सिस्ट यहां पर रहेगी, इस फॉलिक्यूलर सिस्ट से किसका स्राव होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का। किसका स्राव करते हैं ये, ईस्ट्रोजन हार्मोन का। और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है, हीट में लाता है। ठीक है, इसका काम क्या है, हीट में लाना। और जब तक फॉलिकुलर सिस्ट बनी रहेगी तक ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता रहेगा, और गाय भैंस या मादा पशु लगातार हीट में रहता है। और जिस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, इसी कंडीशन को, लगातार हीट में रहने की को, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया। ठीक है, अब देखो, ये जो सिस्ट होती है कैसी होती है, इसकी भित्ति पतली होती है। जो फॉलिकुलर सिस्ट है इसकी भित्ति कैसी रहती है, पतली रहती है। और पतली रहने के कारण जब हम रेक्टल पल्पेशन से इसको महसूस करते हैं तो इसको आसानी से फोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस सिस्ट के बारे में। तो फॉली एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पर कि फॉलिकुलर सिस्ट में कौन सी कंडीशन बनती है, निम्फोमेनिया। ठीक है, और यह संख्या में कितनी होती हैं, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती हैं, और एक ओवरी पर भी हो सकती है और दोनों ओवरियों पर भी हो सकती है। अब देखो, और जबकि ल्यूटियल सिस्टम में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। और देखो कुछ तुलनात्मक रूप से पढ़ लेते हैं।
और ये फॉलिकुलर सिस्ट कितने दिन तक रह सकती है? 10 दिन तक रह सकती है। ठीक है, अब देखो फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में समझ में आ गया। क्या हो सकती है? एक या दोनों ओवरियों पर उपस्थित हो सकती है, और संख्या में, यानी एक से अधिक अंडे भी विकसित होते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इनकी संख्या क्या हो सकती है? एक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और फॉलिकुलर सिस्ट है, उसके अंदर अंडा है, तो कैसी रहती है? सॉफ्ट रहती है, यानी पतली भित्ति युक्त होती है। और पतली भित्ति को अगर हम छुएंगे तो कैसी महसूस होगी? वो मुलायम महसूस होगी। तो छूने पर कैसी महसूस होती है हमें? वह मुलायम महसूस होती है। अब इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, जो फ्लूइड है फॉलिकुलर सिस्ट के अंदर, वो कैसा है? पीले रंग का या स्ट्रॉ कलर का होता है। ठीक है, और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का होता है। और समय कितने दिन तक रहती है? 10 दिन से अधिक समय तक ये रहती है। ठीक है, क्योंकि हमने जो शिष्ट पढ़ रहे थे, शिष्ट की परिभाषा में क्या था? शिष्ट किन्हें कहेंगे? तो कम से कम कितने? 10 दिन तक या उससे अधिक समय तक रहती है। ठीक है, तो ये कितने समय तक रहती है? 10 दिन से अधिक समय तक रहती है। पतली भित्ती वाली है, इसलिए इसको नष्ट करना क्या है? आसान है, तो आसानी से नष्ट होती है। हमने बात की थी कि जो ओवरी पर ये बनी हुई है फॉलिकुलर सिस्ट, ये किसका स्राव करती है? ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाता है? मधुकाल के लक्षण प्रकट करवाता है, यानी हीट में लाता है। एक से अधिक शिष्ट हैं, उनसे लगातार ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो इसलिए गाय भैंस क्या रहती है? लगातार हीट में बनी रहती है। और उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? निम्फोमेनिक अवस्था कह देते हैं। ठीक है, अब उपचार की बात करें। उपचार में क्या करेंगे हम? देखो, यहाँ पर ये फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है। ठीक है, इनसे अंडे निकले नहीं है, तो अंडे को बाहर निकालने के लिए, ओवरी से अंडे को बाहर निकालने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? LH, क्योंकि ये क्या करता है? अंडोत्सर्ग करवाता है। तो हम क्या देंगे? सबसे पहले तो जो सिस्ट बनी हुई है उनके अंदर क्या है? अंडा है, तो अंडे को बाहर निकलवाना है सबसे पहले। तो अंडे को बाहर निकलवाने के लिए सबसे पहले हम क्या देते हैं? LH हार्मोन देते हैं। उससे क्या होगा? ये दो या दो से अधिक या जो भी सिस्ट बनी हुई है, फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है, उन सबसे क्या निकलेंगे? अंडे निकलेंगे। ठीक है, अंडे निकल गए किस वजह से? क्योंकि हमने LH हार्मोन दिया। तो LH हार्मोन देने के कारण क्या हो गया? अंडे बाहर निकल गए। उपचार में बात करें हम, LH हार्मोन देते हैं। क्या करवाता है? फॉलिक्यूलर सिस्ट से अंडोत्सर्ग करवाता है। क्या करवा रहा है ये? अंडोत्सर्ग करवा रहा है। अब इसके बाद अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिकुलर सिस्ट से क्या बना? कार्पस लूटियम बनेगी। भाई, जिन फॉलिकल से अंडा बाहर निकल गया, तो अंडोत्सर्ग के बाद जो फॉलिकल यहां रह गई ओवरी के ऊपर, ठीक है, तो किसका रूप धारण कर लेगी? सिस्ट का रूप, कार्पस लूटियम का रूप धारण कर लेगी। और कार्पस लूटियम जब तक बनी रहेगी, तक गाय भैंस हीट में नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या है? एक से अधिक कार्पस लूटियम बनेंगी, क्योंकि अंडे भी तो एक से ज्यादा, एक से अधिक बने थे, फॉलिकल भी तो एक से अधिक बने थे। तो इन सभी कार्पस लूटियम को नष्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? PGF2 अल्फा हार्मोन देते हैं। क्या देते हैं? PGF2 अल्फा देते हैं। ये क्या करता है? फॉलिक्यूलर सिस्ट से बनी सभी कार्पस लूटियम को नष्ट करता है। ठीक है, और जब कार्पस लूटियम नष्ट हो जाएंगी, तो गाय भैंस जो है दोबारा से सामान्य मध चक्र में आ जाती है। ठीक है,
इसके बाद मादा सामान्य मध चक्र में आ जाती है। अब देखो दोबारा से बात करते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करें आप कि भाई जो फॉलिकुलर सिस्ट बनी उसका कारण क्या था। सामान्यतः एफएसएच स्रावित होता है, ठीक है, अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और अंडे का विकास करवाता है, ठीक। लेकिन किन्हीं कारणवश एफएसएच की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, ठीक है। और जब एफएसएच की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि एक से अधिक अंडे विकसित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक अंडों का विकास यहाँ पर प्रारंभ हो गया। अब जो विकसित होता हुआ अंडा है वह किसका स्राव करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से किसके सिम्टम्स आते हैं, हीट के सिम्टम्स आते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब यहां पर हुआ क्या, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव तो चल ही रहा है, गाय भैंस हीट में है और अंडों का विकास चल रहा है। अब इन विकसित होते हुए जो अंडे विकसित हो गए उनसे अंडों का बाहर निकलना था, लेकिन अंडे बाहर नहीं निकले। तो नहीं निकले क्योंकि एलएच हार्मोन की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से अंडोसर्ग नहीं हुआ। अब अंडोसर्ग नहीं हुआ तो ये विकसित हुए जो अंडे हैं, जो फॉलिकल्स हैं, यही तो यहाँ पर उपस्थित हैं और ये लगातार किसका स्राव कर रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का कर रहे हैं। जिसकी वजह से गाय भैंस लगातार किसमें बनी रहती है, हीट में बनी रहेगी जब तक इनसे अंडा बाहर नहीं निकलेगा। और अंडा बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि एलएच हार्मोन है ही नहीं यहाँ पर। और इस वजह से यहाँ पर गाय भैंस हीट में बनी रहती है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो ये फॉलिकुलर सिस्ट होती है इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर इसका व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर से अधिक है। अब भित्ति पतली है, इसको नष्ट करना क्या है, आसान है ना। तो इसको हम दबा करके भी नष्ट कर सकते हैं। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसके अंदर जो द्रव है वो कैसा है, या तो येलो कलर का है या पीले कलर का है। अब इनको नष्ट करने के लिए मान लो कि हम हाथ से नष्ट नहीं कर रहे हैं, दबा करके नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इनको एक तरीके से नष्ट करना है, हमें इलाज करना है सही तरीके से। तो सबसे पहले तो जो अंडे ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कर रहे हैं, विकसित होते हुए अंडे, उन अंडों को बाहर निकलवाना है। और अंडों को बाहर निकलवाने के लिए किसकी कमी चल रही थी, एलएच की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएच हार्मोन देंगे, ठीक है। एलएच हार्मोन से क्या होगा कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है, जो सिस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे क्या हो जाएगा, अंडे बाहर निकल जाएंगे, अंडोसर्ग हो जाएगा। और जैसे ही अंडोसर्ग होगा, अंडोसर्ग के बाद जो संरचना बनेगी वो क्या कहलाएगी, कार्पस लूटियम कहलाएगी। अब कार्पस लूटियम बन गई तो जब तक कार्पस लूटियम बनी रहेगी, जो ईस्टर साइकिल है वो शुरू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता रहेगा। अब इस कार्पस लूटियम को, यानी जो एक से अधिक कार्पस लूटियम बनी यहाँ पर, है ना, सभी अंडों से क्या बनी, अलग अलग कार्पस लूटियम बनी। तो उन सभी कार्पस लूटियम को नष्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, PGF2 अल्फा हार्मोन देते हैं। और जैसे ही ये सभी कार्पस लूटियम नष्ट हो जाएंगी तो उसके बाद जो मादा है वह सामान्य मध चक्र में आ जाती है, ठीक है। तो ये तो इलाज हो गया किसके बारे में, जो फॉलिकुलर सिस्ट है उसके बारे में, ठीक। अब बात करते हैं ल्यूटियल सिस्ट के बारे में। देखो जो ल्यूटियल सिस्ट है वो किस पर बनती है, केवल और केवल एक ओवरी पर बनती है, ठीक है। अब बन कैसे रही है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। केवल एक ओवरी पर है और संख्या भी कैसी रहती है, एक ही रहती है, ठीक। और इसकी भित्ति, आप तो याद रखें कि कार्पस लूटियम जो संबंधित है वो किससे है, ल्यूटियल सिस्ट है वो किससे संबंधित है, आप तो ये मान लें कि कार्पस लूटियम से संबंधित है। और कार्पस लूटियम कैसी होती है, थोड़ी कठोर होती है। तो जो ये पतली भित्ति वाली थी और ये कैसी हो गई, मोटी भित्ति वाली। छूने पर वो मुलायम महसूस होती है और ये कैसी होती है, थोड़ी कठोर होती है। वहां पर द्रव कैसा, येलो या स्ट्रॉ कलर का है, लेकिन यहाँ क्या होगा, हल्के भूरे रंग का होगा या पीले कलर का द्रव इसके अंदर भरा हुआ रहेगा। मॉलिक्यूलर सिस्टम में जो व्यास है, ठीक है, व्यास कैसे कह रहे हैं, जो उसकी सिस्ट की पूरी चौड़ाई है, ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाता है।
यहाँ पर इसका व्यास कितना है, या तो 2.5 सेंटीमीटर रहेगा या इससे ज्यादा रहेगा, लेकिन वहां पर 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही मिलेगा। ये जो फॉलिकुलर सिस्ट हैं वो 10 दिन से अधिक समय तक बनी रहती हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इनको क्या हो जाता है, 1 माह से अधिक समय तक भी ये बनी रहती हैं, यानी महीनों तक ये क्या रह सकती हैं, उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है। अगला है कि ये आसानी से नष्ट होती है क्योंकि इनकी भित्ति कैसी है, उनकी पतली है, लेकिन इनकी भित्ति कैसी है, मोटी, तो इसलिए कठिनाई से नष्ट होती है। ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट, एन ईस्ट्रस, और जबकि यहाँ पर हमने क्या बात की थी, निम्फोमेनिया, है ना। उपचार में यहाँ केवल हम LH हार्मोन दे रहे थे और यहाँ देते हैं PGF2 अल्फा देते हैं क्यों। ठीक। कैसे, देखो, ये तो हुई है। चलो, ओवरी के ऊपर, ठीक है, ओवरी के ऊपर है, ठीक है, और इससे क्या हो गया, ये अंडोत्सर्ग हो गया, अंडा बाहर आ गया, अंडोत्सर्ग हो गया। और अंडोत्सर्ग होने के बाद अगली स्टेप क्या हो गई, ये तो बन गई यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम। ठीक है। अब यह कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं हो पाती है और एक सिस्ट के रूप में बदल जाती है। और कार्पस ल्यूटियम कितनी बनेगी, एक ही बन रही है ना। तो ये कार्पस ल्यूटियम किसके रूप में बन जाती है, सिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। अब इसी को क्या बोल देते हैं हम, ल्यूटियल सिस्ट कह देते हैं। अब जो कार्पस ल्यूटियम है वह फॉलिकुलर जो सिस्ट थी उसकी तुलना में कैसी रहती है, कठोर रहती है। कैसी रहती है ये, कठोर रहती है। और इसको कठोर है तो इसलिए इसको क्या है, नष्ट करना कठिन है। और हमें कार्पस, हमें पता है कि जब निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम को नष्ट करने के लिए, यानी 16वें से 18वें दिन के बीच में जब कार्पस लूटियम नष्ट होना शुरू होती है, तो उस समय गर्भाशयी पेशियों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। या गर्भाशय की भित्ति से किसका स्राव होता है, सामान्यतः गर्भाशयी भित्ति से किसका स्राव होता है, PGF2 अल्फा का। लेकिन वो यहां पर हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से कार्पस लूटियम नष्ट नहीं हो पाती है। तो अब हम क्या करेंगे, बाहर से इसके लिए क्या करेंगे, ल्यूटियल सिस्ट की उपस्थिति में बाहर से क्या दिया जाता है, PGF2 अल्फा दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्योंकि वहां तो सामान्य अवस्था में तो गर्भाशय स्रावित कर देता है, लेकिन यहाँ पर गर्भाशय स्रावित नहीं कर पा रहा, ल्यूटियल सिस्ट की उपस्थिति में ये जो PGF2 अल्फा है वो उसको नष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए बाहर से क्या दिया जाता है, PGF2 अल्फा दिया जाता है इसको नष्ट करने के लिए। अब जो कार्पस लूटियम है, ठीक है, ये जो कार्पस लूटियम से ल्यूटियल सिस्ट बनी है किसका स्राव करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है लगातार। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कब तक करेगी, जब तक ये बनी रहेगी। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी का एहसास होता रहेगा। प्रेगनेंसी, जानवर को किसका एहसास होता रहेगा कि प्रेगनेंसी उपस्थित है। और जानवर में जो हीट है, मध चक्र है, वो क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। और मध चक्र अनुपस्थित रहता है, मध चक्र का ना आना तो क्या कहलाता है, एन ईस्ट्रस कहलाता है। तो इसलिए ल्यूटियल सिस्ट की अवस्था में कौन सी अवस्था पाई जाती है, एन ईस्ट्रस अवस्था पाई जाती है। और जबकि ल्यूटियल सिस्ट की उपस्थिति में निम्फोमेनिया की अवस्था पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट दोनों में ये डिफरेंस क्लियर होते हैं। ठीक है। तो याद रखने वाली बात कि ये तो संख्या में कितनी हो सकती है,
एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, और साथ में एक ओवरी पर भी हो सकती है और दोनों ओवरी पर भी हो सकती है। ठीक है। जबकि ल्यूटियल सिस्ट हमेशा क्या रहेगी, किसी भी एक ओवरी पर रहेगी। अब एक ओवरी पर रहेगी और संख्या भी कितनी रहेगी इसकी, एक ही रहेगी। ठीक। अब फॉलिकुलर सिस्ट की वजह से मेन चीज क्या होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होगा, और ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, लगातार हीट के सिम्टम आते रहेंगे और गाय भैंस निम्फोमेनिया की अवस्था में रहती है। यहां पर लूटियल सिस्ट की वजह से किसका स्राव होता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता रहेगा। किसका स्राव होता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से अगला ईस्ट्रस साइकिल प्रारंभ नहीं हो पाता है, जिससे जानवर, जो मादा पशु है, वो एनिस्ट्रस अवस्था में रहता है। यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं उनसे अंडे अंडोत्सर्ग नहीं हुआ है, तो अंडोत्सर्ग कराने के लिए पहले क्या देते हैं, हम एलएच हार्मोन देते हैं। और अंडोत्सर्ग होने के बाद जो कार्पस लुटियम बनी, उनको नष्ट करने के लिए क्या दे रहे हैं, हम पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन देते हैं। अब यहाँ पर क्या बनी हुई है, केवल ल्यूटियल सिस्ट बनी हुई है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। हमें केवल जो ल्यूटियल सिस्ट है उसको नष्ट करना है, तो इसलिए सीधा हम क्या देते हैं यहाँ पर, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन देते हैं। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट के बारे में। अब देखिए, यहां पर कुछ कंडीशंस हैं। ठीक। तो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है एन ओवरी। एन ओवरी की अवस्था किसे कहते हैं, ये सभी मादा से संबंधित हैं। ठीक है। और मादा में मुख्य रूप से ये किसका कारण बनती हैं, कि कुछ अवस्थाएं स्पेशल कंडीशन बनती हैं और कुछ जो है बांझपन का कारण बनती है। कैसे बनती हैं ये सब बांझपन का कारण, तो एन ओवरी, एन ओवरी का मतलब है ओवरी का अनुपस्थित होना। ओवरी का अनुपस्थित होना, ओवरी के अनुपस्थित होने की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, एन ओवरी कहलाती है। ठीक है। तो सिंपल सा सीधा सीधा हमें डेफिनेशन पढ़नी है। दूसरा है ओवेरियन एप्लेसिया। ओवेरियन आया है, इसका मतलब क्या है, ओवरी से संबंधित है। और एप्लेसिया, ठीक है, एप्लेसिया का मतलब है विकसित ना होना। ठीक है। तो ओवरी का विकसित ना होना, ओवरी का बिल्कुल भी, यानी ओवरी तो है लेकिन वो बिल्कुल भी विकसित नहीं है, अविकसित रह गई। विकसित ना होना, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ओवरी का अविकसित होना। अविकसित होना। ठीक है। अगला है ओवेरियन हाइपोप्लेसिया। ओवेरियन हाइपोप्लेसिया, हाइपो मीन्स कम और हाइपर माने ज्यादा। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसको ओवरी से संबंधित है, तो इसको बोल देंगे ओवरी का, हाइपो मीन्स कम, कम, ये क्या है, हाइपो, कम विकसित होना। ओवरी का कम विकसित होना क्या कहलाता है, ओवेरियन हाइपोप्लेसिया कहलाता है। ठीक है। तो अब अगली टर्म आती है व्हाइट हीपर डिजीज, रीमार्टिन, एड्रिनल विरिलिज्म और स्टेरिलिटी हम। तो इन चारों केसों को हम अलग से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाइट हीपर डिजीज। व्हाइट हीपर डिजीज किसे कहेंगे,
तो सबसे पहला पॉइंट कि जो वाइट पेपर डिजीज है, यह है एक आनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? आनुवांशिक। ठीक है। दूसरा, अब किन में होगी ये मुख्य रूप से? ठीक है, यह मुख्यतः सफेद रंग की मादाओं में, यानी ऐसे जानवर या ऐसी गाय या जो मादाएं जो सफेद रंग की हैं, सफेद रंग की मादाओं में। और दूसरा, एक नस्ल होती है शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न नस्ल की गायों में। ठीक है, तो ये बीमारी किस में हो रही है? मुख्य रूप से सफेद रंग की मादाओं में होती है, या शॉर्ट हॉर्न जो नस्ल है उसकी गायों में ये होती है। ठीक, आनुवांशिक बीमारी है। ठीक, और दूसरा ये क्या है? सफेद रंग की मादाओं में इसकी संभावना ज्यादा होती है बजाय जो चितकबरी मादाएं हैं उनके बजाय, है ना। तो इसके जो टेंडेंसी है या जो होने की संभावना है वो किनमें है? सफेद रंग की मादाओं। और यदि नस्ल की बात करें तो मुख्य रूप से जो शॉर्ट हॉर्न नस्ल है उसमें होने की संभावनाएं इस रोग की ज्यादा होती हैं। ठीक, तो ये होता क्या है इसमें? नंबर 3, इसमें मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं हो पाता है। मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं हो पाता है। अब मुलेरियन डक्ट है क्या चीज? तो हमने दो तरह की डक्ट पढ़ी थी। एक तो होती है मुलेरियन डक्ट और दूसरी होती है वॉल्फियन डक्ट। तो जो मुलेरियन डक्ट होती है इससे मादा जनन तंत्र का विकास होता है। मादा जनन तंत्र का विकास होता है। और जबकि जो वॉल्फियन डक्ट होती है इससे किससे का होता है? नर जनन तंत्र का विकास होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो नर है उसमें वॉल्फियन डक्ट विकसित होती है और मुलेरियन डक्ट कैसी होती है? वहां पर रूडिमेंट्री पाई जाती है या कम विकसित या अल्प विकसित होती है। जबकि फीमेल्स में मुलेरियन डक्ट विकसित होती है और वॉल्फियन डक्ट कैसी रहती है? अविकसित होती है, रूडिमेंट्री प्रोसेसी के रूप में पाई जाती है। तो जब यहाँ पर मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि मादा जनन तंत्र जो है विकसित नहीं हो पाएंगे। अब मादा जनन तंत्र में क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली का प्रस्फुटन, हाइमन झिल्ली का प्रस्फुटन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो यहाँ कहें कि जो हाइमन झिल्ली है वो कैसी होती है? यहाँ पर मोटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या है, यूट्रस का आकार भी छोटा रह जाता है। ठीक है, गाय भैंस जिससे क्या है, गर्भित नहीं हो पाती है। ठीक, तो ये होते हैं किसमें? व्हाइट हीपर डिजीज में। तो ये कैसी एक आनुवांशिक बीमारी है। मुख्यतः ये किससे संबंधित है? सफेद रंग की मादाओं में होती है या शॉर्ट हॉर्न नस्ल की जो गाय हैं उनमें होती है। इसमें मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं हो पाता है। मुलेरियन डक्ट से किसका विकास होता है? मादा जनन तंत्र का विकास होता है। तो इसका मतलब यह कि मादा जनन तंत्र इसमें क्या रह जाएगा? कम विकसित होगा। और मुख्य रूप से जो अंग होता है, एक जो संरचना होती है वो होती है हाइमन झिल्ली। यह झिल्ली कैसी होती है? इसमें मोटी होती है या वो टूट नहीं पाती है। ठीक है,
उसका प्रस्फुटन नहीं हो पाता है। यूट्रस वगैरह भी इसमें छोटे रह जाते हैं और गाय वगैरह जो है गर्भित नहीं हो पाती है। ठीक, लेकिन ये क्या है कि सफेद रंग की मादाओं में यह समस्या अधिक होती है बजाय कबरे जानवरों की तुलना में। ठीक, अब देखिए, तो पहला तो हो गया अपना कौन सा, व्हाइट हीपर डिजीज। तो व्हाइट यानी सफेद रंग की, हीपर यानी हेलो। जो गुड गाय। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो गई। तो व्हाइट हीपर डिजीज यानी सफेद रंग की जो हीपर, यानी जो ऐसी मादा जो अभी तक गर्भित नहीं हुई है, उसको हम क्या कह रहे हैं, हीपर कह रहे हैं। यानी ऐसी गाय जो अभी तक गर्भित नहीं हुई है, ऐसी मादाओं में ये बीमारी होती है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइट हीपर डिजीज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अगली बीमारी, अगली बीमारी है अपनी एड्रिनल विरिलिज्म। वो करने की एड्रिनल विरिलिज्म। वीडियो चालू कर दो। करने की वो अब देखिए यहां पर इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ इस बीमारी में या इस अवस्था में जो अंग शामिल होता है वो कौन सा है, एड्रीनल ग्रंथि। करने क्या की है, कौन सा स्पीकर बंद कर। एड्रीनल ग्रंथि की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। अरे अब भाई एड्रीनल पहले ग्रंथि की वजह से ये अपने अपने माइक बंद कर लो। एड्रीनल ग्रंथि की वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, विरिलिज्म। विरिलिज्म बोलते हैं पौरुषत्व का अरे आना। सर जी पहले जल्दी बताओ स्पीकर में। विरिलिज्म का क्या अर्थ है, पौरुषत्व का आना। पौरुषत्व का मतलब है कि मेल जैसी लक्षणों का आना। किसकी वजह से, एड्रीनल ग्रंथि की वजह से। इसमें होता क्या है, देखो, नंबर एक, एड्रीनल ग्रंथि, हेलो। गुड इवनिंग सर। अरे तो रुक जल्दी जा प्लीज बड़ी सर। इवनिंग पढ़ लेना है। करो करो बंद कर दो ये अपने अपने माइक, उसके बाद में बात करेंगे हम लास्ट में, है ना। कोई है एड्रीनल नहीं। का आकार क्या होता है, सामान्य से बड़ा हो जाता है। नासिर बंद कर उसको है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्रंथि का सामान्य से बड़ा हो जाता है और इससे किसका स्राव होता है, एंड्रोजन। किसका स्राव होता है, एंड्रोजन्स का होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक, अब आपको ये पता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, जो पुरुषों के गुण हैं, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए किसके लिए जिम्मेदार होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए। अब हम यहां पर गाय में बात करें तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या आएंगे, इस एड्रिनल ग्रंथि से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव की वजह से। नंबर एक, जो आवाज है वो क्या हो जाएगी, गाय की भारी हो जाएगी, यानी नर के जैसी, या फिर ये कहें कि बुल के जैसी हो जाएगी। दूसरा, मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, मांसपेशियां विकसित, या ये कहें कि गर्दन का मोटी होना, गर्दन कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, नंबर तीन, अ, जो गाय है
दूसरी गायों पर चढ़ती है। ठीक। तो ये कुछ लक्षण किसमें आ जाते हैं, गाय के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब देखिए, और इस एड्रिनल विरिलिज्म की वजह से जो जानवर है उसमें कौन सी अवस्था आ जाती है, स्टर्लिटी एन स्ट्रेस की अवस्था आ जाती है। तो हम एक क्वांटिटी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो जानवर है, क्योंकि नर के सिम्टम पैदा हो गए तो मादा के लक्षण तो यहाँ रहे ही नहीं, तो एन स्ट्रेस अवस्था यहां पर आ जाती है। ठीक। अब देखो, नेक्स्ट है स्टेरिलिटी हम। स्टेरिलिटी हम में क्या होता है कि स्टेरिलिटी मतलब हो गया बांझपन, है ना। और बांझपन में क्या हो रहा है, हम्प आ रहा है, यानी उभार आ रहा है। बांझपन, और बांझपन में क्या आ गया, हम्प हो गया। ठीक है। उभार हो गया, ऊबड़ बन गया। लेकिन ऊबड़ कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, देख। तो ये क्या है, ये क्रोनिक सिस्टिक ओवरी डिजीज की वजह से समस्या आती है। क्रोनिक यानी कि लंबे समय से जो सिस्टिक ओवरी बनी हुई है। ठीक है। सिस्टिक ओवरी के बारे में अभी हमने बात की थी, फॉलिकुलर सिस्ट और लुटियल सिस्ट। तो जब वो ये जो सिस्ट हैं लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो उसकी वजह से ये समस्या गायों में आती है। इसमें क्या होता है कि लगातार जो सिस्टिक ओवरी डिजीज है उसकी वजह से पेल्विक लिगामेंट, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और इन पेल्विक लिगामेंट के ढीले हो जाने के कारण जो गाय की पूंछ है, उसका जो टेल हेड है वो कैसा रहता है, उठा हुआ रहता है। जो पूंछ का जो पिछला वाला हिस्सा है वो कैसा रहता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है। और इसकी वजह से जो गाय है उसमें निम्फोमेनिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है। निम्फोमेनिक का क्या मतलब हो गया कि जो गाय है वो हमेशा किस में बनी रहती है, हीट में बनी रहती है। और मांसपेशियों का क्या हो जाता है, इसमें अधिक विकसित हो जाती है। तो स्टेरिलिटी हम में मेन चीज क्या है कि क्रोनिक सिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से, ठीक है, जो जानवर है उसमें पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो टेल हेड है वो उठा हुआ रहता है। और गाय कौन सी अवस्था में रहती है, निम्फोमेनिक अवस्था में रहती है। जबकि हमने एड्रिनल विरिलिज्म में अभी बात की थी, उसमें गाय कौन सी अवस्था में थी, एन ईस्टस अवस्था में आती है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी जो अवस्थाएं हैं वो क्लियर होती है। ठीक। तो एनओवरी यानी ओवरी का अनुपस्थित होना, ओवेरियन एप्लेसिया यानी ओवरी का बिल्कुल विकास ना होना, यानी अविकसित रह जाना। ओवेरियन हाइपोप्लेसिया यानी ओवरी तो है लेकिन उसका विकास कम हुआ है। ठीक। पहले में तो क्या, ओवरी बिल्कुल है ही नहीं। दूसरा क्या है, ओवरी तो है लेकिन उसका विकास हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसके बाद ओवेरियन हाइपोप्लेसिया यानी ओवरी है लेकिन उसका विकास भी हुआ है लेकिन कम हुआ है, उसको बोल देंगे हम ओवेरियन हाइपोप्लेसिया। व्हाइट ईपर डिजीज हम बात ही कर चुके हैं, सफेद रंग की गायों में ज्यादा होती है ये। ठीक है। सफेद रंग से एसोसिएटेड लक्षण है ये, और शॉर्ट हॉर्न नस्ल में ये अधिक होता है। ठीक है। और आनुवांशिक बीमारी है। और होता क्या है इसमें कि जो मुलेरियन डक्ट है वह विकसित नहीं हो पाती है। ठीक। और जिसकी वजह से, जो मुलेरियन डक्ट की वजह से क्या है, इसमें मेन सिम्टम जो हाइमन झिल्ली है वह प्रस्फुटित या नहीं टूट पाती है। प्री मार्टिनेज के बारे में बात करेंगे अभी। एड्रिनल विरिलिज्म और स्टेरिलिटी हम के बारे में हम बात कर ही चुके। अब बात करते हैं प्री मार्टिन के बारे में। देखिए, प्री मार्टिन, ما عندك سايبر. प्री मार्टिन किसे कहते हैं, प्री मार्टिन कहते हैं जब जुड़वा बच्चे
बच्चे कैसे हैं? जुड़वा। एक ही प्लेसेंटा द्वारा पोषित हों, पोषित हों या जुड़े हों। यानी गर्भाशय में क्या है? जुड़वा बच्चे हैं, और जिनको जो पोषण मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? केवल एक ही प्लेसेंटा के द्वारा मिल रहा है। वो एक ही प्लेसेंटा के द्वारा उनको भोजन पानी है वो आ रहा है। ठीक है, जुड़े हों तो। अब यहां पर एक कंडीशन और है कि ये जो जुड़वा बच्चे हैं ना, इनमें क्या है? एक तो नर है और एक मादा है। ठीक है, जुड़े हों तो नर भ्रूण का विकास पहले हो जाने के कारण, नर भ्रूण का विकास पहले हो जाने के कारण मादा भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है। जिससे मादा बांझ हो जाती है। जो मादा भ्रूण है कैसा हो जाता है? बांझ हो जाता है। इसी बांझ मादा भ्रूण को, भ्रूण या फिर जन्म लेता है तो वो क्या हो गया? मादा बच्चे को प्री मार्टिन कहते हैं। प्री मार्टिन कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, क्या है? जुड़वा बच्चे हैं, कैसे हैं? जुड़वा बच्चे हैं। अब इन जुड़वा बच्चों में क्या है? एक तो नर है और दूसरा क्या है? मादा। और दोनों का प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा समान है। ठीक है, या एक ही है। अब होगा क्या इसके बाद? एक ही प्लेसेंटा द्वारा पोषित हैं, तो नर का विकास पहले होता है और मादा का विकास बाद में। अब क्या होगा इससे कि जो नर हार्मोन है, ठीक है, नर हार्मोन नर हार्मोन पहले स्रावित होकर, पहले स्रावित होकर मादा भ्रूण का विकास नहीं होने देते हैं। मादा भ्रूण के जननांगों का
मादा भ्रूण के, अरे कैसे करें इसको, मादा भ्रूण के जननांगों का, ठीक है। तो मादा भ्रूण के जननांगों का क्या है कि नर हार्मोन, नर का विकास पहले हो गया तो नर के हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो पहले एक्टिव हो जाते हैं, और जो मादा भ्रूण है उसके जननांगों का विकास पहले नहीं होने देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नर तो सामान्य होता है, नर कैसा है, सामान्य, और जो मादा है वो कैसी होती है, वो होती है बांझ, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी मादा को हम क्या बोल रहे हैं, प्री मार्टिन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है अपना किसके बारे में, प्री मार्टिन के, ठीक। तो यहां पर अपने जो ये टॉपिक हैं ये क्लियर होते हैं, कैसे, देखो। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, रिपीट ब्रीडिंग के बारे में बात की, कि जो कोई मादा है जो सामान्य मध्य चक्र में है, और उसको हम क्या है, अच्छी गुणवत्ता के जो जनन क्षमता वाला नर है उसके साथ हम उसका समागम करा रहे हैं, लेकिन 2 से अधिक बार करा चुके हैं, और उसके बावजूद भी उस वह फीमेल गर्भित नहीं हुई है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं, और उस मादा को हम क्या बोलते हैं, रिपीट ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, संक्रामक, असंक्रामक, अंडे के उत्सर्जन में देरी होना, अंडोत्सर्ग में मतलब, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टिक ओवरी। सिस्टिक ओवरी हम कैसे बोल रहे थे, कि इसमें जो ओवरी है उस पर एक या एक से अधिक, ठीक है, ओवरी के ऊपर, यानी एक ओवरी के ऊपर भी हो सकते हैं और दोनों ओवरी के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम, कि ओवरी के ऊपर एक या एक से अधिक द्रव से भरी हुई संरचना का, ठीक है, और उसका व्यास कितना है, 2.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक का व्यास हो सकता है, और समय कितना है, 10 दिन या उससे अधिक समय तक ये रहती हैं, तो उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक ओवरी कहते हैं। लेकिन मेन चीज कि ये किसकी अनुपस्थिति में है, कार्पस लूटियम की अनुपस्थिति में ये होती है। अब इनकी बात थी तो ये प्रकार थे, प्रकार कितने थे, 2 प्रकार के थे इनके, ठीक है, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट, जिनका अंतर इंपॉर्टेंट है। फॉलिकुलर सिस्ट एक या दोनों ओवरी पर होती हैं, जबकि ल्यूटियल सिस्ट एक ओवरी पर होती है। फॉलिकुलर सिस्ट की जो संख्या है वो एक हो सकती है, और ये एक से अधिक संख्या में भी हो सकती है, जबकि ल्यूटियल सिस्ट क्या होती है, केवल और केवल एक होती है। फॉलिकुलर सिस्ट पतली भित्ति वाली होती है, ल्यूटियल सिस्ट मोटी भित्ति वाली होती है। फॉलिकुलर सिस्ट छूने पर मुलायम है, ये कठोर है, ठीक है। उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है वो कैसा, येलो या स्ट्रॉ कलर का, इसमें पीला होगा या ग्रे कलर का, ठीक है, होता है। व्यास 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, और यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का होगा या उससे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ही मिलेगा। समय 10 दिन से अधिक अवधि तक ये होती हैं, क्योंकि अ, जो समय है इनका अवधि है वो कितनी है, 10 दिन से अधिक समय की अवधि है, ठीक है, इतने दिन तो ये रहती हैं, जबकि ये कितना है, कि 1 माह से अधिक समय तक भी रह सकती हैं, क्योंकि कार्पस लूटियम क्या है, लंबे समय तक रहती है, और लंबे समय तक रहती है, और जब तक कार्पस लूटियम रहती है तब तक उसको हीट में नहीं आने देती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है तो हीट में नहीं आने देती, यानी एनिस्ट्रस अवस्था का कारण बनती है। और जबकि ये क्या है, 10 दिन की अवस्था तक रहती है, संख्या में अधिक है, तो फिर क्या करेगी, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती रहती हैं, और निम्फोमेनिक अवस्था का कारण बनती है। इसके उपचार में हम पहले एलएस देते हैं, जिससे कि जो फॉलिकुलर सिस्ट है उससे अंडा बाहर निकल सके, और उसके बाद PGF2 अल्फा देते हैं, क्योंकि जो अंडे के बाहर निकलने के बाद कार्पस लूटियम बनी, उन कार्पस लूटियम को ये नष्ट कर सके, और यहाँ पर सीधे हम क्या देते हैं, PGF2 अल्फा देते हैं। उसके बाद हमने कुछ कंडीशन पढ़ी जो बांझपन का कारण बनती हैं मादा के अंदर, एनोवरी, ओवरी का अनुपस्थित होना, ओवेरियन एप्लेसिया, ओवरी का अविकसित होना, ओवेरियन हाइपोप्लेसिया, ओवरी तो है लेकिन वो कम विकसित होती है,
उसके बाद व्हाइट हीपर, फ्री मार्टिन, एड्रिनल विरिलिज्म और स्टेलिटी के बारे में हमने बात। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपना जो गायनेकोलॉजी के अंतर्गत मादा से संबंधित जो भी डिसऑर्डर थे या जो कुछ बीमारियां थी उनके बारे में हम बात चुके हैं। तो अब कोई समस्या है तो वो आप एक बार पूछ सकते हैं।